Brand-washed, tricks companies use to manipulate our minds and persuade us to buy. Book by Martin Lindstrom. Introduction. क्या आप पहले से ही ब्रांडवाश्ड है? मार्टिन लिंडस्ट्रॉम एक प्रोफेशनल मार्केटर हैं जिन्हें ब्रांडिंग की दुनिया में 20 का अनुभव है। वो कई दशकों से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर सेल्स को सिक्योर रखने के लिए कैंपेन और स्ट्रेटेजी बनाते आए हैं। मार्टिन कहते हैं कि ब्रांड इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जिससे लोग बच नहीं सकते, क्योंकि आज हम चारों तरफ ब्रांड से घिरे हुए हैं। हमारे खाने से लेकर हम क्या पहनेंगे, कौन सी किताबें पढ़ेंगे और कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, ये सब ब्रांडिंग से डिसाइड होता है। आज ब्रांड इंसान की पहचान बन गए हैं और ये लोगों को ये बता रहे हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना चाहते हैं। मार्टिन ने अपने करियर में कई साल कंपनीज के सीईओज, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव्स, मार्केटिंग गुरुज के साथ मिलकर काम किया है। हालांकि वो खुद को एक कंज्यूमर और मार्केटर्स की ट्रिक्स का शिकार मानते हैं। यही वजह है कि मार्टिन ने ब्रांड डेटॉक्स करने की कोशिश की। वो खुद को ब्रांड्स का शिकार होने से बचाना चाहते हैं, इसलिए वो सिर्फ वही चीजें इस्तेमाल करते हैं जो पहले से उनके पास मौजूद है। मार्टिन ने खुद को ही चैलेंज किया और अपने ब्रेकफास्ट से लेकर शेविंग क्रीम और रेजर ब्रांड्स यहां तक कि अपने हेयर जेल से ब्रांड डेटॉक्स की शुरुआत की। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 6 महीने बाद साइप्रस में उनका ये चैलेंज खुद खत्म हो गया। अपने अनुभवों से मार्टिन लिंडस्ट्रॉम समझ चुके थे कि वो पूरी तरह से ब्रांड पर निर्भर है। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो असल में पहले से ही ब्रांडवाश्ड है। इस किताब में मार्टिन लिंडस्ट्रॉम हमें बताएंगे कि कैसे कॉरपोरेशन और उनके मार्केटर साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स प्लान करके हमारे मन के अंदर बसे डर, उम्मीद और हमारी डिजायर्स का फायदा उठाते हैं ताकि हम उनके ब्रांड और प्रोडक्ट को खरीद सके। ये किताब आपकी आंखें खोल देगी जब आप पढ़ेंगे कि मार्केटिंग की दुनिया में जो भी स्ट्रेटेजी होती है वो सब मार्केटर क्रिएट करते हैं। ब्रांडवाश्ड एक ऐसी किताब है जो आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग से जुड़ी हर जानकारी तो देगी है और साथ ही आपको इंस्पायर भी करेगी ताकि आप एक बेहतर और रेशन कंज्यूमर चॉइस रख सके। तो आप तैयार हैं एक स्मार्ट और बेटर कंज्यूमर बनने के लिए? तो चलिए हम मिलकर उन स्ट्रेटेजीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो मार्केटर हमें ब्रांडवार्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। When companies start marketing to us in the womb, ज्यादातर ब्रांड और प्रोडक्ट की हमारी जो चॉइस होती है वो 11 साल की छोटी उम्र से ही बननी शुरू हो जाती है। हालांकि मार्टिन लिंडस्ट्रॉम दावा करते हैं कि अक्सर 4 या 5 साल की उम्र से ही हम ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार हमारे जन्म से पहले ही हमें ब्रांड की दुनिया से परिचय करा दिया जाता है। क्योंकि मार्टिन अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे ये मार्केटर माँ के पेट में पल रहे बच्चे को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो वो हमें कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में समझाते हैं जहां म्यूजिक और स्मेल का इस्तेमाल किया जाता है। म्यूजिक फ्यूटल मेमोरी यानी अजन में शिशु की मेमोरी को ट्रिगर कर सकते हैं और इसीलिए जो म्यूजिक बच्चा माँ के पेट में रहते हुए सुनता है उस पर ऐसा असर करता है जो बड़े होने पर उसके टेस्ट तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। जब एक माँ लगातार एक खास तरह का म्यूजिक सुनती है तो उसके पेट में पल रहा बच्चा भी सुन रहा होता है और वो उस म्यूजिक को बाकी म्यूजिक से ज्यादा एंजॉय और पसंद करने लगता है। वही दूसरी तरफ स्मेल हमारे ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट सेंस है। माँ के पेट में बच्चे को जो स्मेल फील होती है वही उन्हें बाहरी दुनिया से पहला परिचय कराती है और बच्चा कुछ खास तरह की खुशबुओं और स्वाद के प्रति आकर्षित होने लगता है जो बड़े होने के बाद उसकी पसंद और टेस्ट को काफी हद तक प्रभावित करती है। यानी हम कह सकते हैं कि माँ के गर्भ में पल रहे इन बच्चों को कुछ इस तरह प्रोग्राम कर दिया जाता है कि उन्हें खास तरह म्यूजिक और साउंड से परिचय कराकर उनकी पसंद नापसंद तय कर दी जाती है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे ये एडवर्टाइजर उन बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए। एशिया के एक बड़े से शॉपिंग सेंटर में मार्केटर्स ने उनके स्टोर में आने वाली प्रेग्नेंट औरतों को टारगेट किया। मॉल में जहाँ कपड़े बेचे जाते थे वहाँ हर जगह जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर छिड़का गया और जहाँ लोग खाने पीने की चीजें लेते थे वहाँ पर चेरी की खुशबू वाला सेंट छिड़का। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल में मन को सुकून म्यूजिक भी प्ले किया जाने लगा। मॉल एग्जीक्यूटिव्स को पूरी उम्मीद थी कि इससे प्रेग्नेंट औरतें ज्यादा से ज्यादा उनका सामान खरीदेंगी और करीब 1 साल तक चले इस एक्सपेरिमेंट के बाद मॉल को उन मदर्स के लेटर्स आने लगे जो प्रेगनेंसी के दौरान मॉल में शॉपिंग करने गई थी।
इससे प्रूव होता है कि उन बच्चों पर मॉल का कितना हिप्नोटिक इफेक्ट पड़ा था। और नतीजा ये हुआ कि एशियन खरीदारों का एक बड़ा तबका अनजाने ही उस शॉपिंग सेंटर की तरफ आकर्षित होता था। बच्चों को टारगेट बनाने वाली मार्केटिंग के हिट होने के दो खास कारण हैं। पहला तो ये कि जो टेस्ट या मेमोरी हमारे साथ बचपन में जुड़ जाती है, वो बड़े होने पर हमारी आदतों में खुद ब खुद शामिल हो जाती है। दूसरी बात, इंसान हमेशा उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है जो उसे सुकून और शांति देती है, जो उसे एक सुरक्षित फील कराती है। यही वजह है कि मार्केटर अपने फ्यूचर कस्टमर बनाने के लिए उन्हें कम उम्र से ही टारगेट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो जिंदगी भर उनके लॉयल कस्टमर बने रहे। वाई फेयर सेल्स। डर के प्रति हम नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इसके पीछे हमारा बायोलॉजिकल फाउंडेशन जिम्मेदार है। हमारा डर हमारे अंदर बेचैनी जगाता है, जिससे बॉडी में एड्रेनालाइन प्रोडक्शन हार्मोन और एंजाइम बनता है जो एक तरह से हमें प्लेजर फील कराता है। बॉडी को जब कोई खतरा महसूस होता है तो हमारा ब्लड बॉडी के कुछ खास हिस्सों में जमा होने लगता है, जिससे दिमाग तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। अब क्योंकि रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स यानी हमारा श्वासन तंत्र दिमाग तक ब्लड की पूरी सप्लाई नहीं होने देता है, तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। ऐसे वक्त में हमें कुछ भी सोचने और समझने में दिक्कत आती है। मौत, बीमारी, अकेलापन, जर्म्स, रिजेक्शन वगैरह को लेकर जो हमारे मन में डर होता है, वो इतना पावरफुल होता है कि हमारे सामान खरीदने के डिसीजन को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। मार्केटर्स और एडवर्टाइजर्स इस बात को बखूबी जानते हैं, इसलिए वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरह ब्रांड्स ने डर के अलग अलग रूपों का फायदा उठाते हुए हम अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। 2003 में जब ग्लोबल पैनिक हुआ, उस दौरान लोगों के मन में एक अनसुने और नए बैक्टीरिया का डर फैला हुआ था जिसका नाम था SARS और स्वाइन फ्लू। लोग इतने घबराए हुए थे कि मार्केटर्स ने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इसे एक सुनहरे मौके की तरह देखा और इसका खूब फायदा उठाया। हालांकि ये एंटीबैक्टीरियल क्लीनिंग जेल SARS और स्वाइन फ्लू जैसे रोगों की रोकथाम नहीं कर सकते थे और ना ही लोगों को इनसे बचा सकते थे, पर एक अनदेखे खतरनाक बैक्टीरिया का डर लोगों के दिमाग में हावी हो चुका था। लोग सोचे समझे बिना धड़ाधड़ ऐसे प्रोडक्ट खरीद रहे थे जो मार्केट में एंटीबैक्टीरियल के नाम से बिक रहे थे। लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये प्रोडक्ट इफेक्टिव है भी या नहीं, फिर भी लोग खरीदे जा रहे थे और प्रोडक्ट बनाने वालों ने इस तरह खूब मुनाफा कमाया। इस ग्लोबल पैनिक के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाले प्योरल हैंड सैनिटाइजर की सेल से रेवेन्यू में 50% का इजाफा हुआ। क्लोरॉक्स डिसइंफेक्टिंग वाइप्स की सेल भी 23% तक बढ़ गई थी। सफाई का एक हवा बनाकर ये मार्केटर बड़ी चालाकी से लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि सिर्फ उनके प्रोडक्ट ही लोगों को सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं और बीमार पड़ने से बचा सकते हैं। पेंडेमिक के अलावा मार्केटर्स हमारी कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज का भी फायदा उठाने से बाज नहीं आते, जिनके बारे में हमें मालूम तक नहीं होता। जैसे डव का गो स्लीवलेस कैंपेन ही ले लो, जहां बदसूरती को लेकर हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटी होती है उसे टारगेट किया गया है। डव कंपनी दावा करती है कि इसकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम हमारे अंडर आर्म्स को साफ और खुशबूदार बना देगी। दरअसल कंपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रही थी जिसे एम्पावरमेंट वाया शेम यानी शर्मिंदगी का इस्तेमाल कर एम्पावर करना कहा जाता है। ये मार्केटर्स व्यूवर्स के मन में एक डर और इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं, जिससे व्यूअर को महसूस होता है जैसे सिर्फ उनके ही आर्मपिट गंदे और बदबूदार है, जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। एम्पावरमेंट वाया शेम अप्रोच की 3 स्टेज है। एक, मार्केटर किसी प्रॉब्लम को टारगेट और एक्सपोज करते हैं जिस पर आमतौर पर हमारा ध्यान नहीं गया होता है। 2, मार्केटर कंज्यूमर के दिमाग में डर और घबराहट क्रिएट करके सिचुएशन को एक प्रॉब्लम की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। 3, फिर वो हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचते हैं। ये एग्जाम्पल प्रूव करता है कि कैसे हमारे दिमाग में डर को बैठा दिया जाता है और हमारे ज्यादातर डर बेवजह होते हैं। असली डर वही होता है जहां जिंदगी और मौत का सवाल हो, यानी असल में जब आपकी जिंदगी के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा हो। बदबूदार आर्मपिट होने से ना तो हम मरेंगे और ना ही हमारे करीबी लोगों की जान खतरे में पड़ने वाली है। हालांकि पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना कोई बुरी बात नहीं है। आपकी बगलें साफ सुथरी और खुशबूदार है तो ये अच्छी बात है।
पर ये उतनी बड़ी और डरावनी प्रॉब्लम भी नहीं है जितना कि मार्केटर अपने एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं। हर इंसान के अपने अलग अलग डर होते हैं। जैसे कोई जॉब चली जाने से डरता है, किसी को बिल्स भरने का डर सताता है, तो कोई अकेलेपन से डरता है, या फिर कोई इस बात से डरता है कि वो अपने बच्चे का प्रॉपर ख्याल नहीं रख पाएगा। डर के ना जाने कितने ही रूप है, लेकिन ये सब डर पर्सनल है और मन की गहराइयों में बसे होते हैं। यही वजह है कि हमारा डर आसानी से बिक जाता है। हम सोचते हैं जब तक हम नहीं बताएंगे किसी को हमारा डर मालूम नहीं चलेगा, पर ऐसा नहीं है। मार्केटर हमारे इन डरों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। ब्रांड एडिक्ट्स, शॉपहॉलिक्स एंड व्हाई वी कांट लाइव विदाउट आवर स्मार्टफोन्स। किसी हैबिट या प्रोडक्ट को लेकर हमारे एडिक्शन के पीछे हमारी बॉडी में बनने वाला एक हार्मोन डोपामाइन जिम्मेदार है, जो असल में बॉडी का फील गुड हार्मोन है। जब भी दिमाग में रिवार्ड की फीलिंग आती है, डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको गुलाम या एडिक्ट बना सकता है। जब हम लगातार कोई ऐसी एक्टिविटी या काम करते हैं जिससे हमें डोपामाइन मिलता रहे, तो हमें उस एक्टिविटी या काम की लत लग जाती है। इसलिए हम अच्छा फील करने के लिए बार बार वही काम करने लगते हैं। जिस पल हम उस एक्टिविटी को लगातार करना शुरू करते हैं, बॉडी में डोपामाइन बनना शुरू हो जाता है और हम धीरे धीरे एडिक्ट बनते चले जाते हैं, और ये एडिक्शन फिर जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो, आपका ब्रेन आपको आपके फ़ोन से जुड़ी कोई अच्छा अनुभव याद कराता है। अब चाहे वो मेमोरी हो आपके जॉब मिलने की या प्रमोशन की, या फिर कोई रोमांटिक मेमोरी जैसे आपको अपने क्रश का कोई मैसेज मिला हो। मेमोरी कुछ भी हो सकती है, पर अच्छी है तो आपका ब्रेन आपको रिमाइंड कराता रहेगा और आप दोबारा से वही मैसेज पाने की उम्मीद बार बार करते हैं। यही वजह है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से इतने अटैच्ड होते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद मार्टिन लिंडस्ट्रॉम ने फैसला किया कि वो पता लगाकर रहेंगे कि हमारी सिंपल हैबिट्स एडिक्शन में कब बदलती है। इसे समझने के लिए मार्टिन ने फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के एक फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात की, जो कि एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फिलिप मॉरिस के सीनियर एग्जीक्यूटिव रह चुके एक शख्स ने एक मॉडल के जरिए समझाया कि एक ब्रांड कैसे अपने कंज्यूमर को अपने जाल में फंसाते हैं। ये 2 स्टेज में किया जाता है, रूटीन स्टेज और ड्रीम स्टेज। रूटीन स्टेज तो होता है जहां हम जो ब्रांड या प्रोडक्ट खरीदते हैं वो पहले से हमारी डेली एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं। जैसे कि हम रोज़ाना नहाते वक्त साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, खाना जो हम रोज़ ब्रेकफास्ट में खाते हैं, टूथपेस्ट जिससे हम रोज़ दांत ब्रश करते हैं, या डिटर्जेंट जिससे हम रोज़ अपने कपड़े धोते हैं। रूटीन स्टेज में हम डेली प्रोडक्ट खरीद कर यूज़ करते हैं और ख़त्म होने पर दोबारा खरीद लेते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतों में से एक है। अगला है ड्रीम स्टेज, जो हमारे रूटीन लाइफ से एकदम अलग है। ड्रीम स्टेज वो होती है जहां हम प्रोडक्ट अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं बल्कि पसंद से खरीदते हैं। जो चीज़ हमें पसंद आती है हम खरीद लेते हैं, चाहे हमें उसकी ज़रूरत हो या ना हो। ड्रीम स्टेज वो पीरियड होता है जहां हम सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, चाहे उस वक्त हम किसी बीच में हो या कॉन्सर्ट में या स्पा में या गोल्फ खेल रहे हो। इसलिए वो प्रोडक्ट जो हम अपने ड्रीम स्टेज में खरीदते हैं, जैसे कॉकटेल ड्रिंक्स, वाफल्स, सोडा, टी, कोई ज्वेलरी या कपड़े वगैरह, ये सब चीज़ें अब हमारे ड्रीम स्टेज के आइडिया से जुड़ने लगती है। इसलिए जब भी रूटीन स्टेज आती है हम हमेशा ड्रीम स्टेज की चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं, और इसलिए अपनी इस क्रेविंग को रोकने के लिए हम वो सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जो हमारी ड्रीम स्टेज से जुड़े हैं, जो हमने अभी आपको बताए थे। यानी कुल मिलाकर हम अपने ड्रीम स्टेज में एक खास ब्रांड को पसंद करने लगते हैं। फिर हम उस प्रोडक्ट को अपनी रूटीन स्टेज में शामिल करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे अपनी रूटीन स्टेज में उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और फिर जल्द ही हमें उस प्रोडक्ट की लत लग जाती है। फिर हम उस प्रोडक्ट को ताउम्र इस्तेमाल करते रहते हैं। हम खुद नहीं जानते कि ये लत कब छूटेगी। अब हमें ये मालूम है कि मार्केटर्स हमारे हार्मोन को यूज़ करके हमें अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम उन्हें अपनी इच्छा और साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाने से कैसे रोक सकते हैं। द न्यू फेज ऑफ सेक्स इन एडवर्टाइजिंग। सेक्सुअली सजेस्टिव एडवर्टीजमेंट का मेन गोल होता है अपने कंज्यूमर के माइंड में उम्मीदें और सपने जगाना।
जब भी हम कोई ऐसा एड देखते हैं जहां यंग कपल एनर्जी ड्रिंक या कॉस्मेटिक या अंडरवेयर बेचते दिखते हैं, तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स पैदा करते हैं कि हमें भी उनकी तरह जवान और खूबसूरत दिखने का मन करता है, और हमारी यही इच्छा हमें उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मजबूर कर देती है। डॉक्टर जेफरी मिलर के अनुसार आदमी और औरत दोनों में ही उस वक्त प्रोडक्ट खरीदने की ज्यादा इच्छा होती है जब सेक्स और डेटिंग का विचार उनके दिमाग में पहले से ही होता है। हम यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो मार्टिन लिंडस्ट्रॉम की इस बात को साबित करता है कि सेक्स बिकता है। दुनिया के सबसे बड़े कार बनाने वाले में से एक ब्रांड की सेल्स को बढ़ाने के लिए मार्टिन ने उस ब्रांड के टारगेट कंज्यूमर को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने टारगेट कंज्यूमर पर फोकस किया, मिडिल एज मर्द जो 23 सालों से शादीशुदा थे। हर आदमी को 200 कार्ड दिए गए जिनमें अलग अलग जानवरों की तस्वीरें बनी थी। उन्हें कहा गया कि वो 5 ऐसे जानवर चूज करे जो उनके हिसाब से उस कार बैंड को बेस्ट रिप्रेजेंट करते थे। MRI न्यूरो इमेजिंग यूज करके मार्टिन की टीम के रिसर्चर ने देखा जो पहले 4 जानवर लोगों ने चूज किए थे वो सब बिजनेस से रिलेटेड थे, पर जब उन्हें 5वां जानवर यानी अरेबियन घोड़ा नजर आया तो उनके ब्रेन का एक हिस्सा एक्टिव हो उठा। असल में ब्रेन का ये पार्ट सेक्सुअल अट्रैक्शन और मेटिंग से जुड़ा होता है। मार्टिन रिजल्ट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने कंज्यूमर को उनकी ड्रीम कार की पिक्चर दिखाई और वो ये देखकर हैरान रह गए कि फिर से ब्रेन के उसी हिस्से में हलचल हो रही थी। इससे साफ जाहिर था कि इन मिडिल एज मर्दों के सबकॉन्शियस माइंड में कार और घोड़े सेक्स की भावना से कनेक्टेड थे। इस रिजल्ट के बाद कार ब्रांड ने अपने नए कार के मॉडल में अरेबियन घोड़े के फीचर इंस्टॉल कर दिए। ब्रांड ने कार को एक बढ़िया स्मूथ सेक्सी कर्व और मूवमेंट देने पर फोकस किया जिससे ड्राइवर को ऐसा महसूस हो जैसे वो एक तेज, पावरफुल और खूबसूरत जानवर की सवारी कर रहे हो। और जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। कार के इंजन से लेकर स्टाइल और लुक तक सब कुछ सेक्सी था। ब्रांड की हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे खास सेल्स डेवलपमेंट था जब इसने 4 साल बाद मार्केट में फिर से धूम मचा दी। हालांकि सेक्स हमेशा से ही ओल्ड फैशन्ड मार्केटिंग का हिस्सा रहा है, पर यह स्ट्रेटेजी आज भी उतनी ही इफेक्टिव है, चाहे किसी के मन की गहराइयों में छुपी इच्छाओं की बात हो या ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने की बात हो जो हमें और ज्यादा डिजायरेबल और अट्रैक्टिव बना सके। ये बात साबित करती है कि हम इंसान आज भी सेक्सुअल एनिमल हैं जिनकी सेक्स फैंटेसी यूज करके मार्केटर हमें अपने प्रोडक्ट बेचते रहेंगे। द पावर ऑफ पियर्स। कंज्यूमर बार बार एक ही तरीके से बिहेव करता है। पंछियों और दीमक की तरह हम में भी एक सोशल अवेयरनेस होती है जो हमें दूसरों की नकल करने और उनकी तरह ही बिहेव करने पर मजबूर करती है। हमारे अंदर की इंसानियत का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है जो चाहता है कि हमें अपनाया जाए, हमें कनेक्टेड फील कराया जाए। हम इंसानों में अपने पूर्वजों की तरह ही एक नेचुरल इच्छा रहती है कि हम एक ट्राइब, एक झुंड में रहे। ये हमारे सर्वाइवल का एक पार्ट है। इसका एक खास उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब कोई प्रोडक्ट खरीदते वक्त हम दूसरों की राय के बारे सोचते हैं, चाहे ये दूसरे लोग अजनबी ही क्यों ना हो। ओपिनियन रिसर्च द्वारा एक पोल कंडक्ट किया गया जहां 60% लोगों ने कहा कि वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले ब्लॉग या दूसरे कंज्यूमर के रिव्यू पढ़ते हैं। हमारी जिंदगी को हमारे पीयर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये देखने के लिए हम इस एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। रॉबर्ट सियल्डिनी, जो एक ऑथर और सोशल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमारी जिंदगी में हमारे पीयर्स का कितना पावरफुल इन्फ्लुएंस रहता है। रॉबर्ट ने एक रूम में कई वॉलंटियर इकट्ठा किए और उनसे एक सर्वे फॉर्म फिल करने को कहा। दरअसल ये सर्वे इस एक्सपेरिमेंट का मेन गोल नहीं था, बल्कि इसका मेन गोल ये जानना था कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। सबसे पहले रिसर्चर्स ने डेस्क पर एक कुकीज से भरा जार रखा और वहां मौजूद लोगों को कुकीज ऑफर की। बदकिस्मती से टोटल नंबर में से सिर्फ 1/5 लोगों ने ही कुकीज ली। इसके बाद ने कुकीज का लगभग खाली हो चुका जार सेम डेस्क पर रखा, ये दिखाने के लिए कि सर्वे लेने वालों को ऐसा लगे जैसे सारी कुकीज ले ली गई हो। हालांकि रिजल्ट अब भी सेम था, अभी भी सिर्फ 1/5 लोगों ने ही कुकीज उठाई। एक्सपेरिमेंट के लास्ट में एक रिसर्चर कुकी जार के पास बैठ गया। इससे पहले कि वो कुकीज ऑफर करता एक अजनबी कमरे में आया और उसने सबके सामने खुद जार से कुकी निकाली और वापस कमरे से बाहर चला गया। हैरानी तो तब हुई जब इसके बाद रिसर्चर ने कमरे के बाकी लोगों को भी कुकीज ऑफर की तो इस बार सबने एक एक कुकीज ली।
इस कुकीज़ार ट्रायल से साबित हुआ कि हम जाने अनजाने दूसरों की इच्छाओं पर चलते हैं। जितना हम दूसरों को कोई प्रोडक्ट खरीदते या डिमांड करते देखते हैं, उतना ही हम भी उस प्रोडक्ट को पसंद करना शुरू कर देते हैं। इससे एक बार प्रूव होती है कि एक इंसान के तौर पर हम कलेक्टिव स्पीशी है जो भेड़चाल पर यकीन रखते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि हम खुद अपने एक्शन या डिसीजन नहीं बदलते बल्कि दूसरों को देखकर और उनसे तुलना करने के बाद ही अपनी चॉइस बनाते हैं। द एंड ऑफ प्राइवेसी। डेटा माइनिंग एक फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल बिजनेस है जो कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने पर फोकस करते हैं। ये कंज्यूमर्स के डेटा के जरिए उनके बारे में जानकारी जुटाती है, जिससे लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए उकसाया जा सके। इन डेटा माइनिंग कंपनीज का मुख्य मकसद ये प्रेडिक्ट करना है कि कस्टमर अब आगे कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा। इस तरह की जानकारी हासिल करके मार्केटर ऐसे नए प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं या एडवर्टीजमेंट बनाते हैं जो कंज्यूमर की ज़रूरतें पूरी कर सके। ऐसे पहली मार्केटिंग कंपनी बनने की काबिलियत रखना जो ये नया प्रोडक्ट ऑफर कर सके, बहुत ज़रूरी है। डेटा के अनुसार हर बार कंज्यूमर जब कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करता है तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो उसे कम से कम 1.5 साल तक यूज़ करेगा। इससे पता चलता है कि कंपनीज जितने नए प्रोडक्ट निकालेगी उतनी ही उनकी सेल्स बढ़ेगी। क्या आप ये सोचकर हैरान हो रहे हैं कि ये डेटा माइनर डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? अक्सर आपके फेवरेट रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर या मेडिकल शॉप में आपको लॉयल्टी कार्ड मिलते हैं। ये कार्ड कई तरह के होते हैं, जैसे रिवॉर्ड कार्ड, सेविंग कार्ड, डिस्काउंट कार्ड वगैरह। एक आम आदमी के पास कम से कम ऐसे 15 लॉयल्टी कार्ड होते हैं जो उसे अलग अलग लोकल स्टोर से मिले होते हैं और उसे लगता है इस कार्ड की बदौलत वो अपनी शॉपिंग में काफ़ी सेविंग कर लेगा। हालांकि ये लॉयल्टी कार्ड सिर्फ छोटी मोटी बचत के लिए नहीं होते। इन कार्ड्स का मेन गोल कस्टमर्स को और ज़्यादा शॉपिंग के लिए ललचाना होता है ताकि कंपनी को और मुनाफा हो। एक बार लॉयल्टी कार्ड लेने के बाद आप स्टोर को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे एज, जेंडर, आपकी चॉइस वगैरह। आप जितनी बार भी ये कार्ड्स इस्तेमाल करते हो, स्टोर को पता चल जाता है कि आपने क्या खरीदा। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट आपने कब लिया और कितने में लिया है। ये सारा डेटा कलेक्ट करके एक डिजिटल फोल्डर में स्टोर कर लिया जाता है, जहाँ इसे वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर ये आपके बाइंग बिहेवियर के हिसाब से तय कर लेते हैं कि आपका अगला प्रोडक्ट क्या होगा। असल में आज हम एक पोस्ट प्राइवेसी सोसाइटी में रह रहे हैं, एक ऐसा युग जहां पर्सनल प्राइवेसी के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं और कोई भी हमारी निजी जिंदगी में ताक-झांक कर सकता है। दुनिया लगातार टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल हमारे लिए डेटा माइनर से छुटकारा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, जो हमारी प्राइवेसी में दखल देने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। चाहे हम इन सब डिजिटल एप्लीकेशंस से कितने ही दूर चले जाएं या अपने क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेट कर ले, पर हम डिजिटल एज के चंगुल से बच नहीं सकते क्योंकि हम पहले से ही ब्रांड वाश्ड है। कंक्लूजन। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे ब्रांड और कंपनियां अलग अलग तरीकों से कई तरह के कैंपेन और स्ट्रेटेजी के जरिए हमें अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए ब्रांड वार्ड कर रही है। आपने ये भी सीखा कि कंपनीज अपने कैंपेन में म्यूजिक और साउंड का इस्तेमाल करके प्रेग्नेंट औरतों को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करती है। आपने इस किताब में ये भी पढ़ा कि अपने मन में छुपे डर और इनसिक्योरिटी की भावना के चलते हम रेशनल और लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पाते। आपने इस किताब में ये भी सीखा कि कैसे सिंपल हैबिट धीरे धीरे एडिक्शन बन जाती है, जो फिर सारी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। साथ ही आपने ये भी पढ़ा कि सेक्सुअल प्रोवोकेटिव एडवर्टीजमेंट किस तरह से आदमी और औरतों को अपना निशाना बनाते हैं। आपने पीयर प्रेशर के पीछे की असलियत को समझा और साथ ही ये भी समझा कि कैसे पीयर प्रेशर हमें इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ तक कि हम किसी अजनबी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपने ये भी सीखा कि कैसे हम अलग अलग एप्लीकेशन के इस्तेमाल से अपनी ही प्राइवेसी को दांव पर लगा देते हैं। जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं तो वो कहीं न कहीं स्टोर और एनालाइज हो जाती है। मार्टिन लिंडस्ट्रॉम हमें इन सारी चीज़ों में से सबसे पावरफुल हिडन यानी फुसलाने वाला के बारे में भी बताते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने के बाद मार्टिन ने देखा कि सबसे पावरफुल और इफेक्टिव ना तो कंपनी है, ना ही सीईओ और ना ही मीडिया एजेंसी, बल्कि खुद कंज्यूमर है।
मार्टिन लिंडस्ट्रॉम का अनसक्सेसफुल ब्रांड डेटॉक्स इस बात को प्रूव करता है कि कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। कुछ खास ब्रांड हमारी पहचान, हमारी ज़रूरतों का हिस्सा बन चुके होते हैं जो हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। इस किताब का मकसद किसी को ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने से रोकना नहीं है, बल्कि ये किताब हमें बताती है कि हमारा ब्रांड के साथ किस तरह का रिश्ता है जो हम यूज़ करते हैं और फ्यूचर परचेजिंग के लिए किस तरह से गाइड करते हैं।